देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। दो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार अजीत द्विवेदी जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट सज्जन कुमार जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। बड़ी खबर आपको दे दें, भारत ने पाकिस्तान को उसकी गुस्ताखी का करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान जैसी जुबान समझता है, ठीक उसी जुबान में बात भी की है। 3 दिन पहले पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन के बाहर से सुरक्षा ढांचे को मनमाने ढंग से हटा दिया था और अब पाकिस्तान की इस हरकत को भारत ने सूद समेत वापस लौटाया है। बड़ी खबर आपको दे दें, दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर भारत ने बुलडोजर एक्शन किया। भारत ने पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर के सभी अवैध अतिक्रमण और सुरक्षा घेरे को हटा दिया। साथ ही उन अवैध ढांचों को भी हटा दिया गया जो पाकिस्तानी दूतावास के वीजा सेक्शन के पास अवैध तरीके से बने हुए थे। ये देखें तस्वीर, जितना भी अवैध कंस्ट्रक्शन था बुलडोजर चला, अतिक्रमण हटा। अब इस कार्रवाई को भारत का टिट फॉर टैट एक्शन माना जा रहा है। डिप्लोमेटिक सूत्रों के मुताबिक यह एक सोची समझी और संतुलित जवाबी कार्रवाई है। नई दिल्ली का यह कदम यह बता रहा है कि पाकिस्तान की किसी भी उकसावे का जवाब देने के लिए भारत तुरंत तैयार है। तो पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर बने गए निर्माण ध्वस्त किए गए। राजधानी दिल्ली में पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर बने इलीगल कंस्ट्रक्शन को बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बैक एरिया है पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर का, जहां पे इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया था, शेल्टर बनाया गया था, जहां पे पाकिस्तान एम्बेसी आने वाले लोगों को बैठाया जाता था। बता दें आपको कि ये गेट के बाहर की जगह है। पाकिस्तान एम्बेसी के जो दीवार है उसके बाहर एक टेम्परेरी शेल्टर बनाया गया था और यहाँ पे लोगों को बैठाया जाता था। पाकिस्तान पासपोर्ट ओनली जो लोग यहाँ पर आते थे उनसे बातचीत करने के लिए, उन्हें बैठाने के लिए, जो वीजा के लिए आते थे या किसी इंक्वायरी के लिए आते थे, उन्हें बैठाने के लिए यहाँ पे देखिए इस तरीके से डेस्क भी बना दी गई थी। फिर धीरे धीरे यहाँ पे शेल्टर बना दिया गया था। लेकिन कल यहाँ पर एक्शन लिया गया है भारतीय एजेंसियों द्वारा। यहाँ पे जो पहले सुरक्षा का घेरा था उसे हटाया गया था, उसके बाद बुलडोजर आया और बुलडोजर ने यहाँ पे इलीगल जो कंस्ट्रक्शन हो रखा था, जो टेम्परेरी शेल्टर बनाया गया था, जो बेंचेस बनाई गई थी, उसे पूरी तरीके से ध्वस्त किया था। 2 जगह ये कंस्ट्रक्शन किया हुआ था और ये दोनों जगह पाकिस्तान एम्बेसी के बैक एरिया में किया गया था। पाकिस्तान एम्बेसी को जितनी जगह अलॉट की गई है उसके अलावा भी उन्होंने घेरने की कोशिश की थी, जगह हथियाने की कोशिश की थी और ये जवाबी कार्रवाई तब की गई है जब इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के बाहर से पाकिस्तान ने सुरक्षा का घेरा हटाया। फिर टिट फॉर टैट रिएक्शन के तहत भारत में पहले पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर से सुरक्षा में जो बैरिकेडिंग लगी थी उसे हटाया गया। उसके बाद इलीगल कंस्ट्रक्शन को बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त किया गया। आपने हमारी सहयोगी की जो रिपोर्ट देखी है, अब तो हाई कमीशन के बाहर से सारा मलबा भी हटाने का काम अब होना शुरू ही हो जाएगा थोड़ी देर में। ये पाकिस्तान गुस्ताखी क्यों कर रहा है? देखिए, इस पूरे प्रकरण में 2-3 पहलू हैं और उन दोनों पर विचार किया जाना चाहिए। सबसे पहला तो ये है कि पाकिस्तान ने जो इस्लामाबाद में भारत का हाई कमीशन है, इंडियन हाई कमीशन के बाहर से जो सुरक्षा घेरा हटाया है या सुरक्षा के लिए जो भी वहां बैरिकेड्स लगाए गए थे उनको हटाया है, उसको तुरंत बहाल करना चाहिए, तुरंत। क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह का अराजक देश है, वहां कुछ भी हो सकता है। वहां प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वहां कोई भी सुरक्षित नहीं है, वहां कुछ भी अराजकता हो सकती है। वो आतंकवाद को पोषित करने वाला देश है, वहां आतंकवादी सड़कों पर घूमते हैं। तो भारत के लोगों के, पूरे हाई कमीशन के लोगों के जीवन को खतरे में डालने का काम पाकिस्तान ने किया, उसको तत्काल वो बहाल करना चाहिए। भारत का तो ये कदम तो बहुत छोटा है उसके मुकाबले। उनको तत्काल पाकिस्तान के यहाँ जो हाई कमिश्नर है उनको बुला करके सख्ती से ये बात कहनी चाहिए, नहीं तो हम लोग वहां से अपने लोग वापस बुलाएंगे। उनका जान जोखिम में डाला है पाकिस्तान ने। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि भारत इस तरह की प्रतिक्रिया किसी भी देश के सामने कर सकता है। भारत एक संप्रभु स्वतंत्र राष्ट्र है और आपको याद होगा देवयानी खोबरागड़े का मामला, जब अमेरिका में उनको रोका गया था और उसके बाद भारत ने अमेरिकी दूतावास के सामने से सारी चीजें हटवा दी थी, जो भी बैरिकेडिंग इलीगल तरीके से लगाए गए। तो भारत इस तरह की घटनाओं पर प्रतिक्रिया देता है, सख्ती से देता है। तीसरी बात यह है कि जो जाकर के अमेरिका के भारत में राजदूत हैं सर्जियो गोर ने जो पाकिस्तान गए से जम्मू कश्मीर के दौरे पर और उन्होंने जो बात कही वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है।
सर्जियो गोर एक ऐसे राजदूत हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति के मित्र हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति के पूरे चुनाव अभियान में उनके सबसे बड़े सहयोगी के तौर पर काम किया। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, जो काम किया, उसको समझा जाना चाहिए कि वो अमेरिका का स्टैंड है जम्मू कश्मीर के मामले पर। और जो आपने पूछा कि क्यों बौखलाया, तो पाकिस्तान इसलिए बौखलाया है। आप याद करिए, जब ये घटना, जब 370 अनुच्छेद हटाया गया, उसके बाद 15 राजदूतों का एक डेलीगेशन जम्मू कश्मीर गया था। उस समय भारत में अमेरिका के राजदूत केनेथ जस्टर थे, तो केनेथ जस्टर गए थे, तब ये इशू नहीं बना था क्योंकि वो 15 लोग एक साथ गए थे। उसके बाद ये पहली बार हुआ है जब अमेरिकी राजदूत वहां गए हैं और उन्होंने कहा है कि अभिन्न और अहम हिस्सा है भारत, जम्मू कश्मीर। तो ये पाकिस्तान के लिए, उसकी पूरी नैरेटिव के लिए, उसके पूरे अस्तित्व के लिए, उसका सारा अस्तित्व ही इसके इर्द गिर्द है कि कश्मीर की लड़ाई लड़नी है भारत से हमको। पाकिस्तान को लेकर अमेरिका ने जो झटका दिया वो उनके लिए बड़ा पेनफुल है। शहबाज और मुनीर कई दिनों से ट्रंप की चापलूसी कर रहे थे, लेकिन अब अमेरिका ने कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा कहकर पाकिस्तान के जले पर नमक छिड़का है। बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर के बयान पर पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में अमेरिका के कार्यवाहक राजदूत को तलब किया, सर्जियो गौर के बयान का विरोध किया। पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर यूएन चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून की दुहाई दी। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस रिलीज भी जारी करके बाकायदा इसकी जानकारी दी गई। सर्जियो गौर कल श्रीनगर में थे और आज लेह लद्दाख के दौरे पर जा रहे हैं। कल श्रीनगर की डल झील की सैर करने के बाद सर्जियो गौर ने यह बयान दिया, जिसके बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई। अब ये तो होना ही था। हालांकि हमें सर्जियो गौर के या किसी भी दूसरे देश के किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति के कह देने भर से कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, हमें कोई वो वैलिडेशन नहीं चाहिए, ये तो हम जानते ही हैं। लेकिन पाकिस्तान, सज्जन जी, ये पचा नहीं पा रहा है कि ये वैलिडेशन सर्जियो गौर कैसे दे सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही। देखिए, कहने के लिए तो वो इंडिया के एम्बेसडर हैं, लेकिन जो अजीत जी बता रहे थे वो केवल इंडिया के एम्बेसडर नहीं है, पूरे के पूरे जो सेंट्रल एशिया से लेके साउथ एशिया है उसके भी वो इंचार्ज हैं। और अभी सेंट्रल एशिया की यूएस की जो डिप्लोमेसी है वो पूरे के पूरे साउथ एशिया, सेंट्रल एशियन रीजन की, उसको भी वो देख रहे हैं। तो उनका वैसे भी जो प्रैक्टिकली जो उनका रिलेवेंस है वो किसी एम्बेसडर से, किसी देश से काफी ज्यादा। पहली बात यह। दूसरा बात ये जरूर है कि कश्मीर भारत का अंग है, ये इस चीज पे कोई किसी की एंडोर्समेंट नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अभी तक यूएस का जो एक कॉशियस हमेशा आता था बैलेंसिंग जी, कि हाँ एक लिगेसी है, डिस्प्यूट है, हम देखेंगे नहीं देखेंगे, क्लियरली ये कहना कि कश्मीर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ, जम्मू एंड कश्मीर इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया, ये यूएस के कम से कम सर्जियो गोर जो कह रहे हैं वो कोई हल्के फुल्के व्यक्ति नहीं है। तो ये सीधा है कि ट्रंप की कोर टीम से ये चीज आ रही है। तीसरी बात ये देखिए कि हमेशा से शिमला ट्रीटी के बाद से ये चीज लीगली भी है कि कश्मीर जो है वो बायलैटरल मसला होगा, कि भारत पाकिस्तान, इसको इंटरनल मैटर है इंडिया का, भारत पाकिस्तान आपस में सुलझाएंगे। उससे आप हट के हर बार आप चाहते हैं कि इसको कहीं ना कहीं इस पे हम अपना एक इंटरनेशनल इशू बना के वहां पे अपने आप को जस्टिफाई करें। पाकिस्तान से क्या दूर हो रहा है? देखिए, यूएस किसी का सगा नहीं है। यूएस एक ट्रांजैक्शनल कंट्री, ठीक है, ट्रांजैक्शनल कंट्री में जब तक उनकी यूटिलिटी है, और वैसे भी मुनीर और शहबाज शरीफ वो लेने वाले लोग हैं, कुछ नहीं आप दे सकते हैं। आपकी थोड़ी बहुत यूटिलिटी हो रही थी, आप जा रहे थे करने, वो शादी वगैरह में एक होते हैं ना फर्जी में अगुआ बनते हैं जिनका कोई महत्व नहीं होता, एक बार रिश्ता तय हो जाता है तो आप किक आउट किए जाते हैं। वो फूफा जो बस में बैठ के जाता है, गाड़ी पे नहीं बैठाया जाते, गांव में बिहार में ये चीजें कही जाती हैं। तो वो हाल है इन लोगों का। सर्जियो गौर का बयान हम दर्शकों को सुना देते हैं। It's a pleasure to be here. As everybody here knows, I'm the U.S. Ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi, but a very warm, a very cordial, and we look forward to building this relationship forward. तो चर्चा, अब ये जो सर्जियो गौर कह रहे थे वो तो हमने उसके ऊपर चर्चा कर ही ली, लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद श्रीनगर दौरा करने वाले सर्जियो गौर जो हैं वो पहले अमेरिकी राजदूत हैं, और वो यहाँ पर जब ये ट्रैवल कर रहे थे, इस दौरान ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की गई। अब इस ट्रैवल एडवाइजरी को जारी करने के पीछे का मकसद क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले एक बयान आप ये सुन लें। The last thing I'll share with you is the United States puts out travel warnings, and every so often we reevaluate those travel warnings. I cannot make any big announcements here today, but it is something we're going to look at. New Delhi, the Chief Minister here, the government here,
we believe have made some incredible steps to keeping this area safer and making it more safe. And so we will be looking at if the travel warning that is imposed, that is recommended by the United States, is something that should be downgraded. ये अलग बात है। कल एक तस्वीर आपने अजीत जी देखी सोशल मीडिया पर, एक महिला जम्मू कश्मीर में ही जेनजी के नाम पर छाती ठोक कर ये कह रही है कि हमारे खर्चे पर सेना, हमारे दिए गए टैक्स पर सेना पलती है, हमारा अधिकार है, ये है। अब आप देखिए कश्मीर में जब आपका कोई डिग्निटरी विजिट पर आया है, और पीछे उसका बैकग्राउंड क्या है मैं उस पर पूरा नहीं जाना चाहती, लेकिन कश्मीर में एक अजीब तरीके का शोर है। ये कहां से ये शोर उठा के लेकर आते हैं? देखिए, अब इस तरह के शोर करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम हो गई है, बहुत कम, एकदम गिनती के लोग रह गए हैं। और वो एकदम डेस्परेट अटेम्प्ट था और फैक्चुअली इतना इनकरेक्ट था कि जम्मू कश्मीर का तो सारा फंड भारत सरकार से जाता है। भारत के बाकी नागरिकों के, भारत के बाकी टैक्स पेयर के पैसे से जम्मू कश्मीर में तो अपनी सुविधाएं चलती है। सेना तो छोड़ दीजिए, सेना का खर्चा क्या जम्मू कश्मीर के नागरिक, हमारे ही नागरिक हैं, लेकिन वो नहीं चला रहे हैं। महिला को छोड़ दीजिए, हमारे देश भर के मतलब जो टैक्स पेयर हैं उनके पैसे से जम्मू कश्मीर में, हाँ, डेवलपमेंट का 90% फंड यहीं से जाता है। तो ये बात तो पूरा ऑफ द मार्क है कि आपके पैसे से सेना पल रही है। आप पूरा जम्मू कश्मीर भारत सरकार के पैसे से वहां काम चल रहा है। और ये जो दूसरी इस समय जो ये बात आखिरी आपने जो ये बयान सुनवाया, उसमें ये है, ये इंपॉर्टेंट बात कही है सर्जियो गोर ने कि हम डाउनग्रेड करेंगे उसको, जो हम अपना ट्रेवल एडवाइजरी जो जारी करता है अमेरिकी नागरिकों के लिए, हम उसको डाउनग्रेड करेंगे। डाउनग्रेड करने का मतलब है कि उसमें कॉशियस अप्रोच होता है हमेशा उनका, कि सावधानी बरतें, जाने के पहले ये सावधानी बरतें, सूचना दें एम्बेसी को या अपने कॉन्सुलेट को, और दूसरी कई चीजें एडवाइजरी में कही जाती हैं। तो डाउनग्रेड करने का मतलब है कि वो मान लिया अमेरिका ने कि जम्मू कश्मीर अब सुरक्षित है, पूरी तरह से वहां लॉ एंड ऑर्डर स्थापित हो गया है, कानून का राज चल रहा है, सेना और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां अच्छे से काम कर रही हैं और अमेरिकी नागरिकों के लिए वहां कोई खतरा नहीं है। ये अपने आप में अनुच्छेद 370 हटने के बाद जो चेंजेज हुए जम्मू कश्मीर में, उस चेंजेज को प्रतिकित करने वाला बयान है सर्जियो गोर का। एक्चुअली दर्शकों को ये कॉन्टेक्स्ट समझ में आए, ये चर्चा सर्जियो गोर के बयान के साथ जोड़कर करनी इसलिए जरूरी थी क्योंकि आप देखें वो हर देश का नागरिक जो ये सोच रहा है कि वो बतौर टूरिस्ट अगर जम्मू कश्मीर जा रहा है तो वहां की सुरक्षा नीति को ब्रीच करके अपने हिसाब से, क्योंकि वो देश का टैक्स पेयर है तो वो सिक्योरिटी ब्रीच कर सकता है, तो ऐसा नहीं होगा। आज इन्हीं फौजियों की वजह से हमारा कश्मीर सुरक्षित है और सर्जियो गोर ये कह रहे हैं कि हम सुरक्षा को डाउनग्रेड करने के लिए तैयार हैं। अब जरा बात पाकिस्तान की भी कर ले। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के हॉस्पिटल में शिफ्ट होने पर अब पेच फंसा हुआ है। शहबाज शरीफ की सरकार इमरान खान को किसी भी हाल में हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होने देना चाहते। इमरान खान को मिली राहत के खिलाफ शहबाज सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और सरकार ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को लेकर दिए गए अपने फैसले को बदल दे। दरअसल पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के फेवर में फैसला आया। उन्हें 48 घंटे के अंदर अंदर इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में एडमिट कराने का ऑर्डर भी था, लेकिन 48 घंटे की मियाद पूरी होने से पहले ही सरकार ने इसमें टांग अड़ा दी। शहबाज शरीफ सरकार नियम कानूनों का हवाला देते हुए इमरान खान को मिली राहत को दूसरे कैदियों के साथ नाइंसाफी बता रही है। उनका कहना है कि इमरान खान को प्राइवेट अस्पताल में एडमिट कराना गलत है। उनका इलाज बाकी कैदियों की तरह ही जेल के अंदर होना चाहिए। अगर किसी वजह से उन्हें बाहर लाया भी जाता है तो उनका ट्रीटमेंट प्राइवेट अस्पताल में नहीं होना चाहिए। हमने हमेशा कोशिश की कि ये सियासत इस चीज में ना आए और कोर्ट ने भी ये कहा, इवन मुलाकात के हवाले से, मुलाकात पहले होती रही, आपको याद होगा कि उस्मा खान साहबा की मुलाकात हुई, हम ये कहते रहे कि सियासत ना करें, सियासी बयानबाजी ना करें। कोर्ट ने भी ये कदगन लगाई कि सियासत ना करें। सेहत का मामला सियासत से अलग रहना चाहिए और हुकूमत जो है वो अपनी जिम्मेदारी निभाती रहेगी, जो निभा रही है। ये जिस तरीके से एक तासुर कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी ख्वाहिश तो ज़रूर हो सकती है मगर वो ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। तो प्राइवेट हॉस्पिटल के हवाले से हुकूमत ये समझती है कि बिल्कुल नज़रसानी की दरख्वास्त दायर होनी चाहिए। एक प्रेसिडेंट जो है वो इस तरह का सेट अगर होना है तो ये क्लैरिटी आनी चाहिए कि तमाम कैदियों को क्या वो हक हासिल है या नहीं है। तो इस हवाले से हम ये समझते हैं कि ये एक कानूनी और एक सेहत का मामला है, इस पर सियासत ना की जाए और इससे गुरेज किया जाए। अताउल्ला तरार हैं ये जो ये बात कह रहे थे, लेकिन इमरान खान जो पिछले 3 साल 13 दिन से रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं। इमरान खान के परिवार और उनके समर्थकों ने आरोप ये लगाया है कि मुनीर और शहबाज जेल में ही उन्हें मारना चाहते हैं।
इमरान खान की तबीयत बिगड़ती जा रही है। ऐसे में कोर्ट ने इमरान को जेल से अस्पताल शिफ्ट करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही हर हफ्ते परिवार से मिलने और उनके बेटों से फोन पर बात करने की भी अनुमति दी है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने दुआएं सुनी, सारी दुनिया दुआएं कर रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने हमारा, आपको पता कितने महीनों के बाद हम और ये डियाला में, अल्लाह का शुक्र, मैं तो अल्लाह का शुक्र करती हूँ। सुप्रीम कोर्ट के दिल में भी अल्लाह ने डाला, वरना चक्कर तो हम अदालतों के कब से हॉस्पिटल शिफ्ट हो रहे हैं। और कितने आपके पीटीआई के कारकुनों ने कितने आपके, मैं वापसी में बात करेंगे। अब जो अलीमा खान कह रही हैं, इमरान खान की बहन, सचिन जी, इसी बात का डर था जो अभी हम चर्चा कर रहे थे कल और परसों भी, कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि मुनीर और शहबाज भी इस बात के लिए राजी हो जाएंगे, और वो उन्होंने पेच फंसा दिया है। इमरान से इतना डर क्यों लगता है? बात यहीं पे, पहली बात तो मुनीर कभी राजी नहीं है, शहबाज तो वही करेंगे जो मुनीर चाहेंगे, पाकिस्तान में आर्मी डिसाइड। दूसरी बात ये देखिए, लेकिन अब यहाँ पे मुश्किल हो गई है। अब मान लीजिए किसी तरह वहां पे दबाव में सुप्रीम कोर्ट ये फैसला बदल भी लेती है, तो भी अब आग और भड़केगी, क्योंकि एक बार जब ये आ गया और उसके बाद आएगा सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए फैसला बदल दिया, उस स्थिति में क्या होगा कि एक तो उसका क्षेत्रीय खैबर पख्तूनख्वा से लेके बलोच से लेके इन सारे एरिया में जो है इमरान खान का सपोर्ट बेस है। उसके अलावा लाहौर वगैरह में भी आप देखेंगे युवाओं में, वो केवल अपने पंजाबी युवाओं में भी उनकी, चूंकि एक छवि ये है कि जो करप्ट पॉलिटिकल और मिलिट्री जो अलायंस है उसके अगेंस्ट में कोई एक फिगर की तरह दिखते हैं, वो चीज आ जाएगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पे कायम रह गई, फिर क्या होगा कि वो एक रैलिंग पॉइंट बन जाएंगे। वैसी स्थिति में अभी शहबाज शरीफ और असीम मुनीर, इन दोनों की मुश्किल इसलिए बढ़ जाएगी कि आप सुप्रीम कोर्ट माने या ना माने, इसमें जो आपके खिलाफ जो बाकी राजनीतिक हालात हैं, और जो तो या तो आप एब्सोल्यूट रिप्रेशन वाले मोड में जाएंगे, जो अभी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में दिखा, बलोचिस्तान वगैरह में पहले से दिख रहा है, अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में पूरा का पूरा ये मर्डर हो रहा है, एथनिक क्लिंजिंग हो रही है। अभी स्थिति क्या है कि जो स्थिति है उसमें इमरान खान का फिर से न्यूज में आना, एक रैलिंग पर, और मान लीजिए खुदा ना खास्ता इमरान खान के को नहीं आपने निकलने दिया और उनके साथ कुछ हो गया, हादसा हो गया, तो उसको एक ही उपाय है कि या तो वहां पे सिविल वॉर जैसी स्थिति होगी, या आप कंप्लीट रिप्रेशन करेंगे कि जो भी पंजाबी नहीं है, गैर पंजाबी पाकिस्तानी को आप टेररिस्ट डिक्लेयर करके उसका खात्मा करें। तो डर तो शहबाज कैंप में है, मुनीर कैंप में है, और वही खौफ है जो इमरान खान को वो बाहर नहीं ला रहे हैं। इधर कांग्रेस पार्टी को वंदे मातरम से क्या खौफ है? और मैं इसलिए पूछ रही हूं कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर विवाद है कि वो बढ़ता ही जा रहा है। हमने 15 अगस्त की तस्वीर देखी जो कांग्रेस मुख्यालय पर उन्होंने राष्ट्रगीत का अपमान किया। फिर गोवा में कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आधा वंदे मातरम गाया, और अब इसे लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक नया फैसला किया है, जिसके बाद विवाद बढ़ गया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फैसला किया है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता वंदे मातरम को लेकर 1937 के प्रस्ताव को ही मानेंगे, यानी कांग्रेस के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के शुरू के 2 स्टेंसा ही गाए जाएंगे, पूरा 6 स्टेंसा नहीं गाया जाएगा। जबकि वंदे मातरम कानून में यह प्रावधान किया गया है कि वंदे मातरम अगर कोई गाएगा तो फुल वर्जन गाना होगा, 2 स्टेंसा से काम नहीं चलेगा। लेकिन कांग्रेस का कहना यह है कि 1937 में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस समेत शीर्ष नेताओं ने इस प्रस्ताव पर सहमति दी थी, और वो मौजूदा सरकार द्वारा जारी नियम को नहीं मानेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी हम डिस्कस कर दिया, हमारा स्टैंड वेरी क्लियर है। 1937 का रेजोल्यूशन महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी decided that whatever the decision they took, we will obey that decisions. We are very, very clear on that, that our Congress party workers will do that only. This is our decision. First 2 stands था। अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इस फैसले को बीजेपी ने भारत माता का अपमान बताया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने यह कहा कि कांग्रेस पार्टी आज की नई मुस्लिम लीग बन गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, कांग्रेस ने अब अपने अपमान को एक प्रस्ताव की शक्ल दे दी है। इसकी कार्य समिति ने तय किया है कि कांग्रेस के मंचों पर वंदे मातरम के केवल पहले के 2 छंद ही गाए जाएंगे। जब कुछ दिन पूर्व ही यही अपमान एक व्यक्ति के आचरण में उजागर हुआ था, तब कांग्रेस ने उसे संयोग बताकर टाल दिया था, लेकिन आज वही अपमान कांग्रेस की नीति है।
अब ये पोस्ट पूरा आपके सामने है, आप ये पोस्ट भी पढ़ें, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो फिर क्यों कहा था कि चेयर की जरूरत है? जयराम रमेश ने ये क्यों कहा था कि चेयर की जरूरत थी? इसलिए जो है वहां पर ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई जब आपकी नीति में ही है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति। देखिए, उस दिन का मामला अलग है। उस दिन तीसरा स्टेंजा शुरू हो गया था बजना। अगर उस बीच अगर आप उसको और इन्होंने रिएक्ट कर दिया था, इसलिए कानूनी पचड़े से बचने के लिए एक लूप होल निकाला गया। हम पहले भी यही बात कर रहे थे, वही है, क्योंकि अगर आप 2 ही स्टेंजा बजाते हैं निजी कार्यक्रम में तो ये कानून का उल्लंघन नहीं है। लेकिन अगर बजना शुरू हो गया और बीच में आप बाधा डालते हैं, जानबूझ करके रोकने की कोशिश करते हैं, फिर वो अपराध हो जाएगा। तो उस दिन बजना शुरू हो गया था, याद है आपको? उस दिन बजना शुरू हो गया था और ये लोगों ने रिएक्ट कर दिया था, तीनों लोगों ने। अब बचाव का रास्ता क्या था? ये कहिए कि उनके लिए कुर्सी मंगाने की जरूरत पड़ गई थी, कुर्सी मंगानी थी। हालांकि बहुत लचर तर्क है और बहुत बिना मतलब का बेसिर पैर की बात है वो, लेकिन सर लड़ाई तो कुर्सी की ही है। लड़ाई तो कुर्सी की है और वो बिठा देना चाहते हैं लोग मल्लिकार्जुन खड़गे को। लेकिन उस दिन का वो जो स्टैंड था वो कानूनी दावपेच था, कानूनी उससे बचने का लूप होल था। अब जो कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पास किया है सीडब्ल्यूसी में कल की बैठक में, वो तो कानूनी ही है ना। कानून में उस दिन भी सज्जन जी ने खोज करके उसका जो वो जारी हुआ है, जो रूल नोटिफाई किया है सरकार ने। कानून बनने के बाद एक रूल नोटिफाई करना होता है, तो होम मिनिस्ट्री ने जो रूल नोटिफाई किया है उसमें यह कहा है कि निजी समारोह में, शादी समारोह में या कहीं किसी भी निजी समारोह में आप 2 स्टेंजा बजाने के लिए फ्री हैं, फिल्मी वर्जन बजाने के लिए भी फ्री है। वहां अपमान नहीं होना चाहिए, व्यवहार अपमानजनक नहीं होना चाहिए। और अगर बजना शुरू हो गया है, अगर कोई तीसरा स्टेंजा, चौथा स्टेंजा, तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं बीच में। तो कांग्रेस का ये जो स्टैंड है ये कानूनी लाइन है, लेकिन असली चीज राजनीतिक पॉलिटिकल मैसेजिंग की है। दोनों तरफ से, कांग्रेस के तरफ से एक पॉलिटिकल मैसेज दिया जा रहा है कि हम 1937 वाला, महात्मा गांधी वाला वंदे मातरम गा रहे हैं, और वो अपनी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहा है जो उसको अभी एक कमिटमेंट के साथ वोट करता है, जो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी है। कांग्रेस को अगर 11-12 करोड़ वोट मिलते हैं लोकसभा चुनाव में, तो आप मान के चलिए कि उसका 70-80% वोट मुस्लिम समाज का होता है। वो तो हमने असम में देखा भी, असम में देखा भी हमने। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, अभी वैसे भी ये चीज पूरा पॉलिटिकल अब हो गया है, क्योंकि इसमें लीगल कोई बात नहीं है। अब इनका जो निजी कार्यक्रम है उसमें ये कह रहे हैं, लेकिन ये तर्क देना कि नेहरू और गांधी सब लोगों ने इसी को गाया, तो भाई 1937 के चुनाव में तो वोटिंग राइट भी बहुत चुनिंदे लोगों को था, हर किसी को नहीं था। जब भारत आजाद होता है तो आपने डेमोक्रेटिक करके सारे जो लोग एक उम्र के थे सबको दिया। तो इसका भी एक आधार होना चाहिए कि पार्लियामेंट से कोई लॉ पास हो गया है तो उसका अगर आपको विरोध करना है तो वो सीडब्ल्यूसी का रेजोल्यूशन नहीं हो सकता, वो पार्लियामेंट में ही विरोध होना चाहिए निश्चित तौर पे, या फिर आप कोर्ट जाइए। कोर्ट जाइए, आगे की आप तैयारी कीजिए कि हम जब हमारी सरकार आएगी तो हम पार्लियामेंट में विधेयक लाके इसको खत्म करेंगे। तो ये आधे मन से विरोध मत कीजिए कि हम अपने कार्यक्रम में नहीं। वहां तो आपने वॉकआउट कर लिया, चित्त मेरी, और अब सीडब्ल्यूसी में रेजोल्यूशन लाकर आप ये कह रहे हैं पट भी मेरी। अब ये देखना होगा कि कांग्रेस की जो सरकारें हैं, राज्यों की सरकारें हैं, वो तो करना पड़ेगा, राजकीय सम्मान में तो करना ही पड़ेगा। समारोह में भी अगर आप यही करते हैं फिर वो कानून का उल्लंघन होगा, कानून का उल्लंघन होगा और फिर आप कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होगा। फिर सरकार कोई भी स्टेप उठाने के लिए स्वतंत्र है। अगर मुख्यमंत्री भी सरकारी कार्यक्रम में आप हैं और नहीं गाते हैं तो मुख्यमंत्री पर भी मुकदमा होगा। मुझे एक राजकीय कार्यक्रम ध्यान आ रहा है जो ये पार्लियामेंट में ये नया कानून पास होने से पहले का है, जब विजय थलपति जब ओथ ले रहे थे, उस दिन पूरा वंदे मातरम बजाया गया था और कांग्रेस के जो नेता सरकार में शामिल हुए वो भी उसके सम्मान में खड़े थे। अब इंडिपेंडेंटली जहां पे सिर्फ कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां पर हमें देखना होगा। पार्लियामेंट में भी जिस दिन ये कानून, जिस दिन समापन हुआ पार्लियामेंट, ये साइनेडाई हुआ लोकसभा पार्लियामेंट का, उस दिन भी बजा पूरा और राहुल गांधी खड़े थे वहां सदन में। राजकीय सम्मान तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये जो रेजोल्यूशन आपने पास किया कि आप दोनों तरफ से लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कब तक चलेगा? वंदे मातरम पर जारी विवाद के बीच गृह मंत्री अमित शाह आज साउथ इंडिया के दौरे पर हैं और तमिलनाडु के महाबलीपुरम में आज दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। इसमें तमिलनाडु के सीएम विजय, केरल के मुख्यमंत्री सतीशन, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार भी शामिल होंगे। इसमें दक्षिण के राज्यों के बीच जारी विवाद पर चर्चा तो होगी ही। खास बात यह है कि इसमें ज्यादातर कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और ये सरकारी कार्यक्रम है, इसलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत भी वंदे मातरम से होगी। बच के कहां तक जाइएगा, वंदे मातरम पर तो आना ही पड़ेगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से जुड़ी हुई कुछ और बड़ी खबरें आपको दे दूं। 88 नेताओं ने इस बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें से 33 नेताओं ने अपनी बात रखी और इस दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक किया।
राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं से कहा कि मोदी फिनिश्ड हो चुके हैं, उनका समय खत्म हो चुका है, नरेंद्र मोदी का शासन आखिरी दौर में है, उनके उत्तराधिकारी की तलाश चल रही है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कांग्रेसियों में जोश भरते हुए कहा कि मोदी सरकार बैकफुट पर है, ऐसे में हमें उनके खिलाफ और ज्यादा आक्रामक रुख अपनाना चाहिए। इस दौरान राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को एकता का पाठ भी पढ़ाया और कहा कि एकता हमारी पार्टी की ताकत है, टीएमसी को देखिए कैसे बिखर गई है। उन्होंने अपने ही सहयोगी का उदाहरण ऐसे दे दिया कि अपने इंडिया अलायंस पर उन्होंने कुल्हाड़ी मार दी। लेकिन खैर, हम पहले कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं। मोदी फिनिश्ड, कितने सालों से एक ही बात करें, मोदी फिनिश्ड। हाँ, ये अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने, अपने नेताओं में जोश भरने का एक तरीका है जो वो राहुल गांधी ने कहा है मोदी फिनिश हो गए या उनके उत्तराधिकारी की तलाश चल रही है। काम आपका नहीं है। पता नहीं है आजकल विपक्ष के नेताओं को क्या हो गया कि वो बीजेपी की राजनीति ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं। कल ही हम लोगों ने देखा अखिलेश यादव इनकी टीम बना रहे थे कि कितनी सीटें किस अलायंस को बीजेपी देगी। भाई आप अपना देखिए, अपने सहयोगी को कितनी सीटें देंगे उसका ध्यान। राहुल गांधी को ये ओवर कॉन्फिडेंस बोलूं या ओवर कॉन्फिडेंस? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस ही बोलूं, ठीक है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस क्यों हो रहा है? अभी का जो घटनाक्रम है पूरा, ये निश्चित रूप से सरकार बैकफुट पर है। ये मानने में किसी को, बीजेपी के किसी नेता को भी दिक्कत नहीं हो रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला हो, छात्रों का आंदोलन हो, इन सब को लेकर के और जो बैकलैश है सोशल मीडिया में, उन सब को लेकर के बीजेपी को भी लग रहा है कि वो बैकफुट पर है। तो ये अच्छी बात है कि अपोजिशन इस बात के लिए और धकेलने की कोशिश करे। आप पीछे हट रहे हैं तो आपको और धकेलने की कोशिश करे, लेकिन उसमें इस तरह की बातें करना वो फिर नॉन सीरियस बना देता है आपके सारी चीजों को। और दूसरी ये बात है, ये यहां तक आपने कह दिया, आपकी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए जिससे लगे कि आप बीजेपी को और बैकफुट पर ले जा रहे हैं। तो वो स्ट्रेटजी नहीं दिख रही है, उस स्ट्रेटजी पर अमल नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं दिख रहा है कि सोशल मीडिया में कांग्रेस ने बहुत तीर मार लिया। देखिए, दूसरे फोर्सेज जो हैं, जो नॉन कांग्रेस फोर्सेज हैं, नॉन बीजेपी फोर्सेज हैं, उनको ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है, कांग्रेस को इसका कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा है। तो ये कि राहुल गांधी अति उत्साह में आ गए, अति आत्मविश्वास में आ गए, लेकिन उनके पास इस स्थिति का लाभ उठाने की सलाहियत नहीं मौजूद है। ये स्थिति अभी दिख रही है। वो कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, एक आध यहां चले गए छात्रों की गूंज या वहां चले गए, इसके अलावा कोई कार्यक्रम आप नहीं कर रहे हैं। तो आपके पास वो सलाहियत नहीं है कि कांग्रेस बीजेपी की इस स्थिति का या जेनजी की नाराजगी का आप लाभ उठा सकें। और उसके बाद आप ब्लंडर ये करते हैं जब आप तृणमूल कांग्रेस के जब तुलना करते हैं कि बिखरने की बात की, हम नहीं बिखरे। अरे भाई, आप ही से बिखर के तृणमूल कांग्रेस बनी है, आप ही से टूट करके तृणमूल कांग्रेस बनी है। अब तृणमूल कांग्रेस टूटी तो इसके मजे ले रहे हैं आप। भाई, आप ही से टूट करके एनसीपी बनी, आप ही से टूट करके जगन मोहन रेड्डी की पार्टी बनी, आपसे टूट करके सारी पार्टियां बनी, और आप ही का बिखराव है, और आप उनके बिखराव के मजे ले रहे हैं बैठ करके। और फिर आपको तृणमूल कांग्रेस का सहयोग भी चाहिए, समर्थन भी चाहिए। तो ये सब चीजें जो इतना एडहॉक तरीके से बात करते हैं सारा। मैं दो नेताओं की एक्सेप्टेबिलिटी की बात करती हूँ सज्जन जी। एक तरफ नरेंद्र मोदी की एक्सेप्टेबिलिटी और एक तरफ राहुल गांधी की एक्सेप्टेबिलिटी। अगर वाकई में वो ये कह रहे हैं कि मोदी फिनिश हो गए हैं, तो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी इस वक्त देश में क्या है? नहीं, अभी की नहीं। देखिए, कोई भी सरकार, कितने भी लोकप्रिय नेता हो, जब लंबे समय पे तक रहते हैं तो एक जो नई पीढ़ी आती है, एक एंटी इनकम्बेंसी होती है। कई बार क्या है कि लोगों ने कहा कि जब हम इस सरकार से थोड़ा बहुत देखते भी ये विकल्प कौन है, जैसे ही राहुल गांधी का चेहरा दिखता है तो लगता है उससे तो यही भले हैं। तो वो है ना कि भगवान शिव का वरदान लेके प्रधानमंत्री आए थे, प्रधानमंत्री मोदी, कि एक तो आप अपने कामों के कारण रहेंगे और कभी चुनौती हो गई तो राहुल गांधी जैसा हम आपको प्रतिद्वंदी दे रहे हैं कि जिसको देख के सवाल यहाँ पे ये है कि जिससे वो कह रहे हैं कि मोदी फिनिश्ड हो गए हैं। अगर एक सेकंड के लिए मान भी लीजिए कि समाज में दुराग्रह है, मान भी लीजिए तर्क के लिए, तो वो फिनिश्ड किस संदर्भ में आप कह रहे हैं कि छात्रों का आंदोलन हुआ, नई पीढ़ी का, उसमें कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई की क्या भूमिका थी? आपके सरकार के खिलाफ, कांग्रेस झामुमो के खिलाफ झारखंड में हुई, वहां पे भी आपकी या एनएसयूआई के, यूथ कांग्रेस की क्या भूमिका थी उसको रिजॉल्व करवाने में? चिट्ठी लिख रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, बिल्कुल नदारत है। तो यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि सरकार को अगर चुनौती है, अगर है भी, तो वो आपके कारण कहीं से है और उसका लाभ आपको मिलेगा। दूसरी बात वही है कि कॉन्फिडेंस ये होता है कि हां, सरकार थोड़ी बैकफुट पे है, नैरेटिव वॉर में घिरी हुई है। ओवर कॉन्फिडेंस ये होता है कि उसके कारण मोदी चले गए और हम आ जाएंगे। ये कॉज और इफेक्ट जो है इसमें बड़ा ही मिसरीडिंग है। और ये जो नॉन सीरियस पॉलिटिक्स है वो सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स ऑफ प्रेजेंस की है। पॉलिटिक्स 24/7 वोकेशन है। ये पार्ट टाइम नहीं हो सकता है कि आप 20 दिन, 22 दिन, एक महीने के लिए अचानक जब देश में आपको मोबिलाइज करने का मोमेंटम बनाते हैं,
भारत जोड़ो यात्रा का सब चल रहा है और जैसे ही वो होता है उसके बाद उसको आपको सस्टेन करना होता है, अचानक आप गायब हो जाते हैं, फिर आप आते हैं और फिर आप चाहते हैं कि पूरा का तंत्र जीरो से स्टार्ट करे, फिर मोमेंटम बने और कहीं आपको लगता है मोमेंटम बन रहा है, फिर आप गायब होते हैं। तो ये पॉलिटिक्स ऑफ प्रेजेंस जो है वो कम है। और दूसरी बात, किसी और के कारण अगर सरकार कहीं गिर भी रही है उसका श्रेय खुद को नहीं लेना चाहिए। वो लेने लायक की स्थिति में भी नहीं है। अगर लेना होता तो आप ही ने उदाहरण दिया झारखंड का, वो वहां पर ले लेते इसका श्रेय, लेकिन स्थिति में ही नहीं लेकर आए अपनी पार्टी को। और रही बात बिखराव की, उनकी अपनी पार्टी की स्थिति कैसी है? पंजाब की मैं बात करूं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में वैसे तो कांग्रेस के 88 नेता मौजूद थे, लेकिन एक चेहरा गायब था। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस के सबसे बड़े फोरम की बैठक से दूर रहे। वो CWC की बैठक में शामिल नहीं हुए। सफाई में कहा गया कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी से PhD कर रहे हैं, इसलिए बैठक में शामिल नहीं हुए। लेकिन सच्चाई ये है कि वो नाराज हैं। राजा वड़िंग को जब से पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है तब से ही वो पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। PhD कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब वीडियो बना रहे होते हैं तब PhD नहीं कर रहे होते हैं। जब प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी मांग रहे होते हैं तब PhD नहीं कर रहे होते हैं। खैर, मैं बिखराव की बात कर लेती हूँ। हम लोगों को क्या है, इस पर उनका स्वागत करना चाहिए। वो MA की पढ़ाई कर रहे हैं, आज पेपर है उनका, गुरुवार को पेपर है, इसलिए उन्होंने कहा कि हम बुधवार को CWC की बैठक में नहीं आएंगे। आज उनको पेपर देना और उन्होंने घोषित कर रखा है कि हम आजीवन छात्र रहेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। तो ये अच्छी बात है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन वो एक बहाना है नहीं आने का। CWC की मीटिंग से और इसके पहले भी कांग्रेस की कई मीटिंग्स का उन्होंने बहिष्कार किया है। जब 5 दिन भूपेश बघेल बैठे रह गए पंजाब में, उस समय चन्नी और उनके समर्थक दिल्ली आ गए थे। वो भूपेश बघेल की बैठकों में भी नहीं जा रहे थे, बड़ी मुश्किल से घेर घार करके उनको भूपेश बघेल की बैठक में ले आया गया था। तो वो बार बार लगातार अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं कांग्रेस लीडरशिप से, और वो नाराजगी और ये बिखराव की जो हम लोग जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं वो इतना एपरेंट है पंजाब में कि चन्नी खेमा, रंधावा खेमा, बाजवा खेमा, वडिंग खेमा सब अलग राजनीति कर रहे हैं, सब अपनी राजनीति अलग कर रहे हैं। हर खेमा अपनी अपनी तरह से लोगों को मोबिलाइज कर रहा है और गणेश परिक्रमा कर रहा है पार्टी लीडरशिप का कि कहाँ कहीं हमारी जो है उसमें लॉटरी निकल जाए। तो ये चल रहा है वहां, और इस बिखराव का लाभ आम आदमी पार्टी को कंसोलिडेट करने में उसको मिल रहा है। इस पूरे, चूंकि कांग्रेस ही स्वाभाविक दावेदार थी कि अगर आम आदमी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है तो कांग्रेस को लाभ मिलेगा, और इस बिखराव की वजह से कांग्रेस उस एडवांटेज को गंवा रही है। और भूपेश बघेल को भेजा गया है कि आप जाकर के वहां सारे खेमों को मिलाइए, तो वो ज्यादा और वहां डिवाइसिव फोर्स बन गए हैं जाकर के वहां। एक और खबर आपको दे दें, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। 2027 की जनगणना को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस पार्टी ने जातिगत जनगणना पर सवाल उठाया, इस पर बीजेपी की ओर से जवाब भी आया। यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर पलटवार किया। केशव मौर्य ने कहा कि जनगणना जितनी बारीक होगी कांग्रेस के लिए वो उतनी ही खतरनाक होगी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि जनगणना 2027 में जाति के साथ साथ माता पिता के जन्मस्थान और धर्म की जानकारी के सवाल पर कांग्रेस का भड़कना दरअसल उनके आंतरिक चरित्र को उजागर करता है। उनके मुताबिक जनगणना में इतनी बारीक जानकारी ठीक नहीं है और इसके पीछे मोदी सरकार का कोई गहरा बुरा मकसद है। जाहिर है कि कांग्रेस को अगर कोई बात चुभती है तो इसका मतलब साफ है कि वह चीज देश के हित में है। डिजिटल युग में जनगणना हो या कोई गणना, वह जितनी बारीक होगी सामाजिक और जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए उतना ही बेहतर होगा। जाति के साथ जनगणना में अगर व्यक्ति के माता पिता के जन्म स्थान के साथ उनके धर्म की जानकारी भी अगर ले ली जाए तो इसमें कोई खोट नहीं है। पूरा पोस्ट आपके सामने है, सवाल जो है वो भी आपके सामने है। सज्जन जी, सवाल ये है कि जातिगत जनगणना की मांग तो हमेशा से रही है, लेकिन माता पिता कहाँ के रहने वाले हैं, उनका धर्म, उनकी जाति क्या है, ये पूछने में आपत्ति क्या है? और अगर जो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि इसमें हिडन एजेंडा है कुछ कांग्रेस पार्टी का, नहीं, देखिए इसमें संदर्भ समझिए। 1881 से विधिवत जनगणना अंग्रेजों ने शुरू की, उसमें ये सब कुछ पूछा जाता था जो इस बार कहा जा रहा है, क्योंकि वहां माना जाता था आपकी जाति, आपका धर्म, ये सब कुछ पूछा जाए। 1951 में भारत सरकार ने यह फैसला लिया कि आजाद भारत में हम लोगों की जाति नहीं पूछेंगे। SC ST के लिए अपवाद था, क्योंकि उनका आइडेंटिफिकेशन होना था, रिलीजियस आइडेंटिटी बची हुई थी कि माइनॉरिटी है करके। जाति को कहा गया कि अगर हम रिकॉग्नाइज करेंगे पॉलिसी में तो ये खत्म नहीं होगी। अब क्या है कि ये मुद्दा आने लगा है कि जाति का ये बात की जाए। अब इसमें यह है कि जब आप जाति की बात करेंगे तो आप देखिए वो जनगणना में देखेंगे जातियों के नाम, उपनाम
अंग्रेजों के समय से बदलते आए हैं कि लोग अपने आप को आइडेंटिफाई एक चीज मैं इसमें पूछूं, क्योंकि हमने जाति के ऊपर एक डिस्कशन भी किया था और रिजर्वेशन के सेंटर को लेकर किया था। अब जब मान लीजिए, क्योंकि अब इंटरकास्ट मैरिजेस खूब हो रही हैं, बिल्कुल माँ की जाति ब्राह्मण, पिता की जाति हो सकता है दलित, ठीक है, बच्चा हो गया दलित। अब पिता की जाति अगर ब्राह्मण और माँ की जाति दलित, तो बच्चे की जाति क्या काउंट होगी उसमें? फिर रिजर्वेशन का और देखिए का सेंस क्या होगा? तो दो चीजें, मैं इसे थोड़ा सा डीप समझना चाह रही थी। देखिए दो चीजें हैं कि पहली बार इस जनगणना में क्या है कि आपकी क्या जाति है, ये कुछ वहां पे जातियों के नाम में से आपको नहीं चुनना है, ये आपको बताना है, आप ये बताएंगे, पहली बात ये। अब इसमें क्या हो रहा है कि आप, कोई ये नहीं कह सकता है कि जैसे बिहार में एक जाति सर्वे हुआ, उसमें आपने कुछ जाति को एक साथ क्लब कर दिया और कुछ जातियों के 8-10 नाम दे दिए, फिर कहा कि ये अलग अलग है, तो कंफ्यूजन हुआ। इस बार ये कहा गया कि आप अपनी जाति खुद बताइए। दूसरी बात ये है कि माता और पिता का ये चीज है। अब रोहित वेमुला के मामले में तो आपने मान लिया कि माँ की जाति से भी उधर, चूंकि माँ दलित है, फादर तो ओबीसी थे रोहित वेमुला के, और वहां पे तो कांग्रेस पार्टी से लेके तमाम पार्टियां कहती है नहीं, मां के नाम से हो सकता है, मां की जाति से हो सकता है। तो जो रोहित वेमुला के लिए सही है वो बाकी देशवासियों के लिए क्यों नहीं सही हो सकता है? एक बच्चे को यह आजादी दीजिए कि वो तय करेगा कि वो अपनी जाति कहां से तय करे। तो इसमें क्या है, इस जनगणना में सबसे ज्यादा चुप क्यों रही है कि ये जाति के जो महंत हैं, मठाधीश हैं, उनका ये कहना है कि नहीं, जातियों के नाम आप पहले से दीजिए ऑप्शंस और उसमें से कहिए चूज करने के लिए। सवाल है ये जनगणना कह रही कि नहीं, जो व्यक्ति है हम उससे उसकी जाति पूछेंगे, अपने आप को और आइडेंटिफाई जाति के साथ जब आप जाति के लिए जब स्वतंत्र हैं तो आप अपने माता पिता के धर्म की बात पूरे साउथ इंडिया में, और ये एक सच है जो सबको ही जानते हैं कि जितनी भी दलित जातियां हैं वो धर्म के हिसाब से उसमें 3/4 से ज्यादा जो है वो क्रिश्चियन है, लेकिन वो अपना क्रिश्चियन आइडेंटिटी इसलिए छुपाते हैं क्योंकि जैसे ही आप लिखेंगे वैसे ही आपको एससी होने का बेनिफिट जो है नहीं मिलेगा। इसीलिए आप देखिएगा कि उनके घर में जाएं तो वो चर्च की और बाकी जो जीसस है, मैरी है, उनकी मिलेगी, लेकिन अपनी जाति हो तो इनको क्रिप्टो क्रिश्चियन कहते हैं इसलिए है। तो वैसी स्थिति में क्रिप्टो क्रिश्चियन के आप छुपे हुए क्रिश्चियन। मैं अगली खबर पे जाना चाहती हूँ, लेकिन इसको थोड़ा सा, क्या कोई सरकार का हिडन एजेंडा भी है? देखिए इसमें ये दोनों बातें, आपने जो दूसरी बात पूछी वो आरक्षण का मामला बिल्कुल उससे मतलब मैं दूर तक थोड़ा अप्रोच लेकर जाना चाह रही थी। लेकर के अभी एक चर्निंग है, बहुत सारी बातें आ रही है। जैसे महाराष्ट्र सरकार एक कानून बना रही है जिसमें माँ के धर्म के आधार पर आइडेंटिफाई करने की बात हो रही है। तो उस तरह की चीजें, बहुत सारी चीजें अभी चल रही हैं। तो आरक्षण का मामला अलग है। ये जातियों के आंकड़े आएंगे तो इसका इंपैक्ट आरक्षण पर भी होगा, वो उसके बाद की बात है। अभी जो जयराम रमेश ने ये बात कही है कि आप पूछ रहे हैं, इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे इस देश के नागरिक, खासतौर से मुस्लिम, हिंदू भी होंगे, जिनके माता पिता का जन्म पाकिस्तान में हुआ है, तो वो एक तरह की आइडेंटिटी बनेगी उससे। आज मान लीजिए किसी का, जैसे अगर मान लीजिए राहुल गांधी अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं तो उनको अपने पिता और तो ये इसमें वो आइडेंटिफिकेशन, माता पिता के जन्म का स्थान पूछने, उनका धर्म पूछने लिखा जाएगा सोनिया गांधी क्रिश्चियन थी, आज भले जो है शादी के बाद हुआ या जैसे भी हुआ, तो वो क्रिश्चियन थी। तो ये बड़ी आबादी का आएगा। हालांकि उससे बहुत कॉम्प्लिकेशंस होंगे, वो सब हम लोग जानते हैं। मथुरा को लेकर के क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो भी हम लोग जानते हैं। और दूसरी बात जो है, SC ST के लिए ड्रॉप डाउन मेनू बना हुआ है कि SC ST चूंकि उनकी गणना होती रही है तो उसको ड्रॉप डाउन मेन्यू में से आप चुन देंगे कि कौन सी जाति है SC की। लेकिन OBC और जनरल कास्ट के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं है, उसमें आपको स्वयं लिखना है। उसका एक अलग कॉम्प्लिकेशन होगा, क्योंकि जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराया था कांग्रेस की सरकार ने 2011 में, उसमें 46 लाख जातियां आ गई थी। मतलब 46 लाख जातियां, सोचिए अभी 3700 जातियां हैं टोटल। बिहार में जो सर्वे हुआ उसमें 327-347 कुछ जातियां आई। लेकिन जब छोड़ दिया जाए तो लोग जाति लिख देते हैं, उपजाति लिख देते हैं, यहां तक कि गोत्र लिख देते हैं, कई ऐसी चीजें लिख देते हैं, फिर उनकी संख्या 40 लाख हो गई थी। तो वैसा कॉम्प्लिकेशन इस बार भी होंगे, क्योंकि OBC और जनरल कास्ट के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं है। तो ये जब आंकड़े आएंगे तो कितने रेलिवेंट रहते हैं, इनके आधार पर क्या पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, उस समय फिर देखना होगा। खबर उत्तर प्रदेश की आपको दे दें। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव NDA के सहयोगियों पर लगातार निशाना साध रहे हैं। खास तौर पर जयंत चौधरी और OP राजभर उनके कॉन्टिन्यूस निशाने पर हैं। अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी की पार्टी की तुलना चवन्नी से की, जिसके बाद जयंत चौधरी की पार्टी भी अटैकिंग मोड में आई। दिल्ली में आज जयंत चौधरी की पार्टी RLD की बड़ी बैठक है। इसमें RLD के सांसद और मंत्री भी शामिल होंगे। अखिलेश यादव के बयान पर जयंत चौधरी ने रिएक्शन दिया। जयंत चौधरी ने कहा कि जनता जनार्दन है, सबको बनाती है, यह कोई भ्रम में ना रहे कि वो किसी को बना रहा है।
कुछ गठबंधन भी ऐसे किए हम लोगों ने, जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। बताओ, हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। सोचिए कितने लोग छोड़ के गए हम लोगों को। शायद खत्म हो जाए। उनके साथ खड़े होने वाले हर सहयोगी जिन्होंने आज तक उनका सहयोग किया हो या जो आज भी उनके साथ खड़े हों, उनको वो इस तरह के बयानबाजी से सोचने को मजबूर कर रहे हैं। बाकी लोकतंत्र है, जनता सबको बनाती है, जनता जनार्दन। क्या लगता है अखिलेश जी को आप इतने याद क्यों आ रहे हैं? कभी कह रहे हैं आरएलडी को 73 सीटें मिल रही है, कभी वो 54 की बात कर रहे हैं, क्यों आप इतने याद आ रहे हैं उनको? ये आप उनसे पूछिए। अखिलेश यादव ने बीजेपी के पार्टनर जयंत चौधरी पर निशाना ही नहीं साधा, ओम प्रकाश राजभर पर भी तंज किया, उन्हें पीले गमछे वाली पार्टी बताया और कहा कि हमने तो उन्हें बहुत सीटें दी थी, अब तो बीजेपी को उन्हें दोगुनी सीट देनी चाहिए। कहा कि बीजेपी ने उनके सभी रास्ते बंद कर दिए हैं, इसलिए वो हमारे बारे में सोशल मीडिया पर कुछ भी उलझुल लिखते रहते हैं। आरएलडी को इतनी सीटें मिले, हम तो दिए थे कितनी, उससे दुगनी मिलनी चाहिए। इसी तरह एक और हैं वो पीले गमछे वाले, उनको भी हमने बहुत सीटें दी थी, लगता है उनको उससे दुगनी मिलनी चाहिए। जितने भी दल हैं जो हमारे साथ रहे हो न रहे हो हमारे साथ, हम उनको बधाई देना चाहते हैं और उनको शुभकामनाएं देना चाहते हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उन्हें सीटें भारतीय जनता पार्टी दे। ओपी राजभर जी कह रहे हैं रात में आप सीएम से मिलने जाते हैं। ओपी तो समझ लो क्या है। बहुत करते हैं सर आपको लेके। पी करते हैं बहुत, बहुत करते हैं सर, डेली करते हैं सर वो आपको लेके। देखिए वो नहीं करते हैं, उनके सब रास्ते बंद कर दिए हैं। देखिए बीजेपी जितनी होशियार है, कोई दल होशियार नहीं है, उनके हर रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिया। इतने ट्वीट करा दिए, इतने कुछ लिखवा दिया कि अब वो किसी दल में जाने लायक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उन्हें देखना 3 सीट देगी, अगर 3 सीट से ज्यादा दे तो हम और आप लोग फिर मिलेंगे। अखिलेश यादव की स्ट्रैटेजी क्या है? राजभर की और जयंत चौधरी की बार्गेनिंग पावर बढ़ाना? देखिए अभी तो अब 3 सीट का रहे थे, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो शायद 31 सीट का रहे थे। उन्होंने ट्वीट तो किया 31 सीट का कि उनको बीजेपी 31 सीट दे रही है, 39 सीट दे रही है आरएलडी नहीं, आरएलडी को तो 73 सीट दे रही है। अब ये देखिए 54 जिस पार्टी को बता रहे हैं उसको कह रहे हैं कि कांग्रेस 73 सीटें दे रही है, और इनकी पार्टी को जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है इसको शायद 39 सीट लिखी थी इन्होंने अखिलेश यादव। निषाद पार्टी को 31 सीट और अनुप्रिया आरएलडी को 73, 39 सीट दे रहे थे, अब कह रहे हैं कि 3 सीट देगी। तो भाई तय कर लीजिए पहले, आप जो ट्वीट में लिख रहे हैं 39 सीट वो ठीक है, ये 3 कह रहे हैं वो ठीक है। एक तो यह है, और दूसरा कोई अपने किसी भी पार्टी को, छोटी या बड़ी पार्टी को इस तरह से अपमानजनक तरीके से बात करना, खारिज करना, जिस पार्टी को या जिस समूह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जयंत चौधरी, आपने उस पर तंज किया है, आपने उसको अपमानित किया है। आप वो कोई जयंत चौधरी आपके यहाँ कटोरा लेकर के आए थे आपके दरवाजे पर कि आप अलायंस कर लीजिए, कहां से आ जाते हैं भाई, आपने भी खोजा होगा ना उनको अलायंस करने के लिए। अभी फिर आप क्या पता कल कांग्रेस के लिए भी कहें कि कहां से आ जाते हैं लोग अलायंस करने। तो गुलदस्ता बता रहे थे ना, पीला फूल है, लाल फूल है, हरा है। पीले गमछे वाले आपको कोई लाल टोपी वाला कहे तो आप नाराज हो जाएंगे इस बात पर। तो ये बहुत खराब है। हम अखिलेश यादव को एक विनम्र और समझदार नेता मानते हैं, लेकिन अभी जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, अपनी बातों में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, अपनी बातों में इतना कंट्राडिक्शन है, तो आप चुनाव के पहले ही लग रहा है कि आप डेस्परेट होकर के इस तरह मैं यही पूछने वाली थी, अखिलेश यादव में कौन सा डेस्परेशन है? नहीं देखिए कहां से आ जाते हैं, तो चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, बिल्कुल, और आपके जो पिता थे चौधरी चरण सिंह के शिष्य रहे हैं, उनके अंदर में बने, उनकी चापलूसी कर करके कौन थे आजमगढ़ के जो 77 में मुख्यमंत्री बने थे, मैं नाम भूल रहा हूं, वो जो दूसरे यादव आजमगढ़ से बने, चरण सिंह ने जब यूपी का बनाया था 77 में, तो मुलायम सिंह के बारे में लोग कहते हैं कि कानाफूसी कर करके कान भर भर के उनको हटवाया था उस समय के। तो कहां से आ जाते हैं, तो उसमें एक लिगेसी है। दूसरी बात यह है कि 22 के चुनाव में हमने देखा कि जाटों में एक क्लियर था कि हम मुजफ्फरनगर दंगे में अखिलेश यादव की जो भूमिका थी कि आपने मुस्लिम पक्षों के साथ अपना वो पक्ष लिया था और जाटों को छोड़ा था, तो उन्होंने कहा कि ये टीवी पे आता है, कई लोगों ने बताया, तो हम इसका वो बंद कर, हम तो केवल इसलिए दे रहे हैं कि चौधरी है, 10-15 सीटें आ जाए, योगी के साथ मिल जाए। तो जाटों, आप जब आरएलडी को अटैक कर रहे हैं, तो जो अजीत जी ने कहा, आप उस जाति का अपमान कर रहे हैं, तो राजनीतिक और चुनावी तौर से भी मूर्खतापूर्ण बात है। और तीसरी बात यह है कि जब आप कह रहे हैं कि चवन्नी है और ये सब कुछ है, तो पीडीए के नेता हैं, ठीक है भाई, 22 के चुनाव में तो ओपी राजभर ने आपको अपने क्षेत्र से, जो हमने कहा कि बनारस, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ वगैरह में तो जितवा के दिया था, राजभर समाज से आपको वोट भी मिला था।
तो वैसी स्थिति में जब उसको चवन्नी कह रहे हैं तो वो नेता ने 22 में आपको सिद्ध करके दिया था कि उसकी वो पकड़ है। ठीक है, 2024 में वो चुनाव हार गए, सब हो गए। चवन्नी का ना तो ये भी दिखाता है कि सामंती सोच है, ये सामंती पिछड़ावाद है इनका, समता मूलक पिछड़ावाद नहीं है। और ये जो यादव बनाम गैर यादव की जो तलखी है, जिसका फायदा बीजेपी को मिलता है हमेशा जी, वो फिर उसकी जमीन ये बीजेपी के पाले में ही जा रहे हैं और कहीं नहीं जा रहे हैं। इधर झारखंड में खान और खनिज संशोधन विधेयक को लेकर सियासी टकराव लगातार तेज होता जा रहा है। अब झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की ठान ली है। केंद्र सरकार के इस विधेयक के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आंदोलन की तैयारी की है और इसकी रणनीति बनाने के लिए आज रांची में जेएमएम की केंद्रीय समिति की बैठक है। बैठक में पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारियों के साथ ही जिले के प्रमुख पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इस बैठक में आंदोलन की रणनीति बनाने को लेकर चर्चा भी होगी। साथ ही जेएमएम ने आर्थिक नाकेबंदी की रणनीति भी तैयार की है। जेएमएम का प्लान है कि अगर केंद्र ने कदम पीछे नहीं खींचे तो झारखंड से एक भी खनिज बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। अब इसके पीछे हेमंत सोरेन का तर्क क्या नजर आता है? तर्क है या राजनीति ज्यादा है? दोनों चीजें हैं, राजनीति भी है, तर्क भी है। उनको एक मौका मिल गया तो वो राजनीति करेंगे, क्योंकि ये जो सरकार ने जो पार्लियामेंट में इस बार के सेशन में एमएमआरडीए जो नया कानून आया है माइंस एंड मिनरल्स को के रेगुलेशन का, और उसमें ये प्रावधान है कि आपको उसका शेष का पैसा नहीं मिलेगा। मतलब राज्य सरकार का की आय कम हो सकती है, राजस्व कम हो सकता है। आय ही कम होने की बात है, असली चीज है। और ये झारखंड सरकार ने ऑलरेडी 1,37,000 करोड़ रुपए की दावेदारी भारत सरकार के ऊपर कर रखी है कि हमारा बकाया रॉयल्टी और सेस के रूप में, तो हमको वो दिया जाए। हेमंत सोरेन के सामने समस्या यह है कि अगर ये पैसे नहीं मिले या माइंस मिनरल से ज्यादा पैसे नहीं मिले तो उन्होंने जितनी योजनाएं शुरू कर रखी हैं 25-25 रुपए महिलाओं को देने सहित, उसमें उनको मुश्किल आएगी। एक तो वो है, उसकी चिंता है वो, और इसमें एक तर्क भी है कि भाई हम जा करके वो कहें, अब उनकी जो योजना है, हमको जानकारी है कि वो पूरे झारखंड में घूम करके ये बताएंगे कि तुम्हारा है माइंस मिनरल्स और सरकार इस पर कब्जा करना चाह रही है, तुमको पैसे नहीं देना चाह रही है, संघवाद के खिलाफ ये सब चीजें करेंगे। लेकिन ये तरीका नहीं हो रहा है जो हो सकता है जो वो तरीका कर रहे हैं। अलग झारखंड बनाने के लिए जेएमएम जो जिस तरीके से लड़ाई लड़ती थी कि 1000 घंटे का रेल चक्का जाम कर दिए, 1000 घंटे का झारखंड बंद कर दिया, अब आप सरकार में है, आपका विरोध संवैधानिक तरीके से होना चाहिए। हम एक माइंस नहीं, एक खनिज नहीं जाने देंगे, ये टकराव का तरीका है और इससे फिर सरकार को मौका मिलेगा कि आपके ऊपर प्यूनिटिव कार्रवाई हो जाए। तो ये टकराव को वहां तक ले जाना चाह रहे हैं, इमोशनल कार्ड खेल करके, आइडेंटिटी का कार्ड खेल करके ये उस लड़ाई को वहां तक ले जाना चाह रहे हैं। देखते हैं कि अभी आर्थिक नाकेबंदी वाली लड़ाई जेएमएम कितना आगे तक लेकर जाती है और केंद्र फिर इसे कैसे काउंटर करती है। दमदार 10 में आज बस इतना ही। अजीत जी बहुत शुक्रिया, सज्जन जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।